मोहन की टोयोटा चलाकर हम वापस लौट गए। गुरुजी गाड़ी से उतरते ही सीधे पूर्व वाले कमरे की तरफ दौड़ पड़े। कमरे के कोने में एक पानी की बाल्टी रखी थी। उस बाल्टी में वह नीली ईंट भिगोकर रखी गई थी जिस पर ढेर सारे अक्षर खुदे हुए थे और जिसे हम परसों लाए थे। लगभग हो गया वीर, इसे साफ करके बाहर निकालो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त गुरुजी अस्पताल से इतनी जल्दी लौटकर आखिर इस टूटी फूटी ईंट को क्यों देखने आए हैं, लेकिन मैं जानता था कि गुरुजी जो भी फैसला करते हैं वह अक्सर सही ही होता है। मैंने तुरंत ईंट को मेज पर सीधा रखा और धीरे धीरे उसे साफ करने लगा, लेकिन मेरे मन में लगातार अर्जुन की चिंता चल रही थी, इसलिए जरा सी लापरवाही में सफाई वाली सुई मेरी उंगली में चुभ गई। खून की एक बूंद ईंट की सतह पर गिरी और पलक झपकते ही वह पूरी तरह सोख ली गई। अजीब है, अभी भी ऐसा ही। पुराने जमाने की ईंटें अक्सर ऐसी होती थी, उनकी पानी सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती थी। हमने इसे परसों से भिगो रखा है। तर्क से देखें तो चाहे यह कितनी भी सूखी ईंट हो, अब तक पूरी तरह पानी पी चुकी होती। शायद इसी बनाने की तकनीक अलग थी, साधारण ईंटों से कहीं ज्यादा पानी सोखती है। गुरुजी, अगर इस बार अर्जुन को कुछ हो गया तो मैं भी जीना नहीं चाहता। क्या बकवास कर रहे हो, ध्यान से साफ करो। मैंने सिर झुकाकर फिर सफाई शुरू कर दी। जैसे जैसे ईंट पर लिखे शब्द उभरने लगे, गुरुजी के चेहरे पर गंभीरता बढ़ती चली गई। उस पर लिखा था, कार्तिक महीने की 19वीं रात नदी किनारे बसे गांवों में आग लगी। 12वें महीने में लोग गुफा से बाहर निकले, घरों को जलाया गया, राजधानी तक हमला हुआ, फिर सैनिकों ने चारों तरफ घेराबंदी कर दी। अंत में सबको पकड़कर राजधानी ले जाया गया और उस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। गुरुजी, अगर सच में वही पुरानी कविता अर्जुन पर श्राप बनकर टूटी है तो उस समय हम सब वहाँ मौजूद थे, फिर सिर्फ उसी के साथ ऐसा क्यों हुआ? वीर, क्या तुम सच में श्राप जैसी चीजों पर विश्वास करते हो? श्राप यूं ही हवा में पैदा नहीं होते। हो सकता है उस गुप्त कमरे की हवा में कोई ऐसा जहरीला जीवाणु रहा हो जिसे हम देख नहीं पाए, या फिर जिसने अर्जुन को काटा उस बूढ़े चूहे के शरीर में कुछ रहा हो। लेकिन अब जो हालत है उसके बाद चाहे हम कितने भी बहाने बनाएं, हमें मानना ही पड़ेगा। मुझे पहले से डर था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मैंने उस कविता को पलटकर देखा था। लगता है उसका कोई असर नहीं हुआ। वीर, हम उस चीज का मुकाबला नहीं कर सकते। ये हमारी समझ और ज्ञान की सीमा से बहुत बाहर है। शायद शुरुआत से ही हमें उस द्वीप पर नहीं जाना चाहिए था, उस गुफा को नहीं खोजना चाहिए था और उस गुप्त कमरे में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। गुरुजी, अब ये सब कहने का कोई फायदा नहीं। अगर पहले से पता होता कि अर्जुन पर इतनी बड़ी आफत आने वाली है तो चाहे कुछ भी हो जाता, मैं उसे उस द्वीप पर कभी नहीं जाने देता। अचानक गुरुजी ने ऐसा फैसला लिया जिसकी मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। गुरुजी, क्या ऐसा करने से सच में कुछ फायदा होगा? पता नहीं, लेकिन अर्जुन के लिए हमें इसे आजमाना ही होगा। गुरुजी, तो मैं अभी तैयारी करता हूँ, हम 1 घंटे बाद निकलेंगे। रुको वीर, पहले मेरे साथ एक अगरबत्ती जलाओ। गुरुजी पहले घुटनों के बल बैठ गए, फिर उन्होंने मुझे भी घुटने टेकर माथा टेकने को कहा। यहाँ कोई तस्वीर नहीं है, एक प्रणाम मेरे गुरु हरिनाथ जी के लिए करो। गुरुदेव, देखते देखते 40 साल बीत गए। जो वादा मैंने आपसे किया था मैंने सब निभाया। पूरी जिंदगी मैंने आपके नाम को कभी कमजोर नहीं होने दिया। अब मेरी उम्र हो चुकी है, मुझे अपनी चिंता नहीं, बस आप अपने शिष्यों और उनके वंशजों की रक्षा कीजिए। वीर, तुम भी अपने गुरु परदादा से कुछ कहो। गुरुजी, गुरु परदादा कैसे दिखते थे? जब उनका देहांत हुआ तब उनकी उम्र कितनी थी? क्या उनकी कोई तस्वीर या चित्र बचा है? कोई तस्वीर नहीं, जो कहना है कहो, वह सुन लेंगे। तुम्हारे गुरु परदादा का चेहरा साधारण था, लेकिन तुम्हारी तरह उनमें भी असाधारण प्रतिभा थी। पुराने समय में दक्षिण वाला दल उत्तर वालों से कहीं ज्यादा ताकतवर था, लेकिन समय हमेशा बदलता रहता है और इस बदलाव में तुम्हारे गुरु परदादा का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने सिर्फ मुझे ही शिष्य नहीं बनाया था, उनके बाकी शिष्य भी अपने अपने क्षेत्र के बड़े नाम थे। तो क्या मेरे वे सारे गुरु चाचा अब भी जिंदा हैं? कुछ अब भी हैं। पिछली बार मैं तुम्हें उनमें से एक से मिलवाकर नहीं लाया था। मैंने तुरंत सिर झुकाकर कहा, गुरु परदादा, कृपया अर्जुन की रक्षा कीजिए। अगर वह इस बार बच गया तो आगे हर त्योहार और हर नए साल पर मैं आपको अगरबत्ती चढ़ाऊंगा। मैं और गुरुजी फावड़े लेकर निकले और पूजा का बाकी सामान भी लिया। फिर हम नाव पर सवार हुए। हमारा लक्ष्य था वह छोटा द्वीप। गुप्त कमरे के भीतर आग की लौ जल उठी। गुरुजी ताबूत के नीचे बैठकर कागजी पैसे जलाने लगे। हम इसी काम से अपना पेट पालते हैं, हमारी कमाई भी मृतकों से ही होती है। मैं इस दल का मुखिया हूँ, अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो मुझ पर निकालो। जिसका कर्ज है उसी से हिसाब होता है। तुम उस समय विद्रोही संगठन के बड़े नेताओं में से एक थे और अपने द्वार के सबसे खतरनाक और महान लोगों में गिने जाते थे। कौन सोच सकता था कि अंत में तुम्हें इस अनजान जगह दफनाया जाएगा। समय बीते बीते कई 100 साल गुजर गए। जो जगह कभी चमकती थी आज वह पूरी दलदली बसी बन चुकी है। मुझे अफसोस है तुम्हारी आखिरी योजना आखिर सफल नहीं हो सकी। गुरुजी, क्या मैं ऊपर जाकर एक बार देख सकता हूँ? अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो देख लो, लेकिन पहले अपने मन को तैयार कर लो। मैंने सिर हिलाया। हालांकि मैंने गुरुजी की बात मानकर खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, लेकिन जैसे ही मैंने देखा मेरी आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। अब समझ आया क्यों राघव भैया ने सिर्फ एक नजर देकर दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की थी। बाबा, हम आपके लिए ये पैसे जलाने आए हैं, थोड़ी देर में आपको किसी अच्छी जगह दफना भी देंगे। इस तरह बिना आसमान देखे, बिना धरती छुए पड़े रहना बहुत तकलीफ देता होगा। अब साल 2007 चल रहा है। तुम्हारा पुराना राज्य कब का खत्म हो चुका, वो राजवंश भी अब नहीं रहा, कुछ भी नहीं बचा। अब अपने मन की जिद छोड़ दो, कृपया अर्जुन को छोड़ दो, उससे नुकसान मत पहुंचाओ। इतना कहकर मैंने आंखें बंद की और उस प्राचीन लाश को प्रणाम किया। दोपहर का समय था। मैं और गुरुजी उस प्राचीन शव को गुफा से बाहर उठा कर लाए, लेकिन कुछ ही मिनटों में मौसम अचानक बदल गया। गुरुजी, मुझे लगता है बांस का जंगल अच्छा रहेगा, वहाँ माहौल शांत है, हवा पानी से भी बचाव रहेगा और जगह भी एकदम सुनसान है। जगह तो ठीक है लेकिन लाश दफनाने के लिए सही नहीं। पुराने लोग कहते थे कब्र के पीछे बांस उगाए तो कब्र बदलनी पड़ती है। मुझे लगता है इसे उस तरफ दफनाना बेहतर रहेगा। गुरुजी ने एक जगह की तरफ इशारा किया। देखो यहाँ कितना अच्छा है, भले ही ताबूत नहीं है लेकिन चारों तरफ पहाड़ और पानी है। अब इसे यहाँ शांति मिलेगी। हमने धीरे धीरे उस शव को मिट्टी में दफना दिया। हम बस इतना ही कर सकते थे। अब हमें
छोड़ दो, हमारा पीछा मत करो, चलो वीर अब चलते हैं। ये सब खत्म करने के बाद हम द्वीप से वापस लौट आए। वापस आते ही मैं और गुरुजी बिना रुके सीधे अस्पताल पहुंचे। मुकेश बाहर गलियारे की कुर्सी पर बैठा खोया हुआ था। हमें देखते ही उसने उदास चेहरे से सिर हिलाया। अर्जुन को क्या हुआ? क्या हुआ अर्जुन को? अबे पागल, इतनी जोर से मत बोल। अर्जुन अभी मरा नहीं है तो फिर ये सिर क्यों हिला रहा है? हालत ठीक नहीं है, डॉक्टर 2 बार आ चुके हैं, हर बार बस सिर हिलाकर चले गए। तुम खुद अंदर जाकर देख लो। वीर तुम आ गए। राघव भैया पूरी रात कमरे में बैठे अर्जुन की देखभाल करते रहे थे। उनका चेहरा भी थकान और चिंता से भरा हुआ था। अर्जुन चुपचाप बिस्तर पर लेटा था, उसके ऊपर चादर ढकी थी और चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। राघव भैया आप जाकर कुछ खा लीजिए, मैं यहाँ बैठता हूँ, मुझसे कुछ खाया नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैं और गुरुजी जो कर सकते थे सब कर चुके हैं। अर्जुन रात तक जाग जाएगा। राघव भैया की आंखें खाली सी हो गई। अजीब लग रहा है, जो चीजें पहले मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी अचानक अब उनकी कोई कीमत नहीं लग रही। पुरानी कब्रें, खजाने, बेशकीमती प्राचीन वस्तुएं, यहाँ तक कि मेरी सबसे प्यारी नक्शे बनाने की कला भी सब बेकार लगने लगा है। पता नहीं क्या यही किसी को सच में पसंद करने का एहसास होता है। उन्होंने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। जो इंसान हर रोज तुम्हारे साथ रहता हो, जिसकी आवाज सुनने की आदत पड़ जाए और फिर अचानक एक दिन उसकी आवाज सुनाई देना बंद हो जाए, तब कैसा लगता होगा। गुरुजी ने मुझे रोने से मना किया था लेकिन राघव भैया खुद को रोक नहीं पाए। हा 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 हा। वो रोते रोते हंसने लगे। सही कहता था वो तरबूज सिर वाला। मैं सच में निकम्मा हूँ, अपने पास की लड़की तक की रक्षा नहीं कर पाया। उन्होंने अर्जुन का दायां हाथ और कसकर पकड़ लिया। 3 दिनों में मैं सिर्फ कल रात 1 घंटा उसके पास सो पाया था। बहुत नींद आ रही है लेकिन डर लगता है कहीं दोबारा आंख खोलूं और ये सामने न मिले। अचानक अर्जुन 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 तुम जाग गए। अर्जुन ने धीरे धीरे आंखें खोल दी लेकिन वह सिर्फ मुझे घूरता रहा, कुछ बोला नहीं। उसी पल मेरे सीने में अचानक एक अजीब गुस्सा भड़क उठा और मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजने लगी, उधर आ, इसका ध्यान रखना, मैं अभी लौट कर आता हूँ। पागल, इतनी रात को कहाँ जा रहा है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सीधे गाड़ी उठाई और पूर्वी पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। कुछ देर बाद मैं ड्रैगन गुफा के पास पहुंच गया। मैंने अपनी कमर कसकर बेल्ट बांधी और बिना एक पल रुके सीधे नीचे छलांग लगा दी। गुफा के तल पर उतरते ही मैं चिल्लाया, मैं आ गया। अबे निकल बाहर, अगर दम है तो मुझ पर आ, बाहर निकल। मेरे सामने वही गर्म पानी का कुंड था। सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी उसमें से लगातार भाप उठ रही थी। उस रहस्यमयी ईंट पर इस जगह को पाताल का मृत झरना कहा गया था। आजा, बाहर आने की हिम्मत नहीं है तो ठीक है, मैं खुद तेरे पास आता हूँ। मैंने गहरी सांस ली और सीधे पानी में गोता लगा दिया। मैंने सांस रोक ली, दोनों हाथ फैला दिए और खुद को धीरे धीरे कुंड की गहराई में डूबने दिया। पहली बार जब मैंने ये पानी पिया था तब मुझे मरी हुई सुइयां दिखाई दी थी। राघव भैया ने जब पहली बार ये पानी पिया था तब उन्हें अर्जुन दिखाई दिया था, इसलिए मैं पहले से तैयार था। मुझे पता था अब मुझे कुछ न कुछ जरूर दिखाई देगा। और सच में कुछ ही मिनटों बाद गर्म पानी का कुंड ऐसे उबलने लगा जैसे उसमें आग जला दी गई हो। गुड़गुड़ की आवाज के साथ बुलबुले उठने लगे। फिर धीरे धीरे पानी में से एक सिर बाहर आया। ये तो रितिका है। वीर, मेरी मौत बहुत दर्दनाक थी, तुमने मुझे क्यों मारा? मैं तुम्हें लेने आई हूँ। रुको, अबे भाग यहाँ से, मैं तुझे नहीं ढूंढ रहा। रितिका पानी में खड़ी रही, वो हिली तक नहीं। आधे मिनट बाद उसने सफेद आंखों से मुझे घूरा और होंठ फुलाकर बोली, मैं नहीं जाऊंगी। जाएगी कि नहीं? नहीं। वीर, क्या मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ? मैं इतनी भी बदसूरत नहीं हूँ। मेरा शरीर क्या तुम्हें सुंदर नहीं लगता? पता नहीं वो गर्म पानी के कुंड का असर था या कुछ और। मुझे अचानक दिल में तेज दर्द महसूस हुआ। मैंने तुरंत हाथ सीने पर रख लिया। रितिका, तुम बहुत पहले मर चुकी हो। तुम और पंपू दोनों साथ मरे थे। भले तुम्हारी मौत सीधे मेरी वजह से नहीं हुई लेकिन उस समय मेरी भी गलती थी, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम और पंपू नीचे ठीक हो ना? मैंने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया। वीर, और पंपू का नाम मत लो, वो मुझे हर वक्त घूरता रहता है। नीचे अगर मैं किसी दूसरे भूत लड़के से 2 शब्द बात कर लूं तो उसे भी बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, मैं थोड़ी मोटी हूँ लेकिन लड़कों को मेरी जैसी लड़कियां पसंद आती हैं। अब इसमें मैं क्या करूँ? हाँ, इसमें तुम्हारी गलती नहीं। एक आदमी होने के नाते मैं पंपू को समझ सका हूँ, उसे खुद पर भरोसा नहीं है। हाँ वीर, पंपू तुम्हारी तरह नहीं है। तुम मुझे समझते हो और तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस होता है। मैं तुम्हें सेफ्टी बेल्ट नहीं दे सका, तुम बहुत भारी हो, मैं उठा नहीं पाऊंगा। वीर, मुझे तुम्हारा यही मजाकिया अंदाज पसंद है। तुम मुझे उठा नहीं सकते तो क्या हुआ, मैं तुम्हें उठा लूंगी। बस हम दोनों की जोड़ी जमनी चाहिए, फिर पंपू जल जल कर मर जाएगा। बस करो, अब चली जाओ रितिका, मैं हाथ जोड़ता हूँ। नहीं जाऊंगी वीर, मैं इतनी मुश्किल से ऊपर आई हूँ, बस तुमसे थोड़ी बातें करना चाहती हूँ। बातें छोड़ो, मुझे जरूरी काम है। तुम मेरे दिमाग पर कब्जा कर रही हो, ऊपर से वही सफेद कपड़े पहन रखे हैं जैसे उस मरी हुई औरत ने पहने थे। तुम बात नहीं कर रही, मुझे डराने आई हो। वीर, अगर सच में चाहते हो कि मैं चली जाऊं तो तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। क्या शर्तें? बहुत आसान। पहली, मुझे एक सिगरेट पीनी है। दूसरी, तुम बोलोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तीसरी, तुम मुझे एक किस करोगे। ठीक है, मंजूर है। भूत आग को छू नहीं सकते, तुम मेरे लिए सिगरेट जलाओगे। मैंने कांपते हाथों से सिगरेट जलाई। रितिका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रितिका मुस्कुराई। वीर, तुम्हें जिंदा रहना है, लंबी उम्र जीना, इतनी जल्दी मेरे पास मत आना। अचानक पानी के भीतर से एक दूसरी आवाज गूंजी, छोटे साधक, क्या तुम मुझे खोज रहे थे? मैं जम गया। तांत्रिक बाबा, तो ताबूत में जो था वो सच में तुम थे? हाँ, वही मैं था। लेकिन तुम आखिर औरत हो या आदमी? मैंने युवावस्था में तंत्र साधना की, फिर उम्र बढ़ने पर ध्यान और तपस्या में लगा रहा। सालों तक मैंने तंत्र और धर्म दोनों की साधना की। बाद में लोमड़ी आत्मा की एक प्राचीन विधि से मैं निराकार अवस्था में पहुंचा। निराकार का अर्थ है स्त्री रूप में पुरुष शरीर और पुरुष रूप में स्त्री आत्मा। उसकी आवाज पूरे कुंड में गूंज रही थी। छोटे साधक, अब कौन सा साल चल रहा है? मैं दहाड़ कर चिल्लाया, हरामजादे, अर्जुन से दूर रह। मुझे पता था ये सब भ्रम था लेकिन फिर भी मैं चीख पड़ा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, अर्जुन को छोड़ दो। जो भी पाप हुआ सब मेरी वजह से हुआ। वो लकड़ी मैंने चुराई, कब्र का सामान मैंने उठाया, तुम्हारी नींद मैंने खराब की, सारी गलती मेरी है। कुंड के भीतर से भारी आवाज आई। मैंने स्पष्ट चेतावनी छोड़ी थी, मेरे शरीर को परेशान मत करना। जो भी अपमान करेगा वह वासना और भ्रम में फंसेगा। उसके सपनों में दुष्ट आत्माएं आएंगी, उसे मृत्यु जैसी बीमारी लगेगी। मैंने कई बार चेताया था लेकिन तुम लोगों ने
लालच में आकर सब नष्ट कर दिया। अब मुझे दोष कैसे दे सकते हो? मैंने दांत भींच ली। बाबा, मैंने ईंट पर खुदे तुम्हारे शब्द पढ़े हैं। मैं समझ सका हूँ कि तुम्हारे मन में कितना दर्द था। तुम कोई साधारण इंसान नहीं थे। फिर हम जैसे मामूली लोगों से इतनी नफरत क्यों? हम गलती से तुम्हारी नींद की जगह तक पहुंच गए थे और लालच में आकर तुम्हारे शरीर को छू बैठे। अब हमें अपनी गलती का एहसास है। हमने तुम्हारे लिए अगरबत्ती जलाई, कागजी पैसे चढ़ाए, यहाँ तक कि तुम्हें अच्छी जगह दफनाया भी। हम बस चाहते हैं तुम हमें इस एक बार माफ कर दो। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर वह आवाज पहले से कहीं भारी होकर गूंजी। देर हो चुकी है, अब बहुत देर हो चुकी है। लोमड़ी, आत्मा की विधि एक बार शुरू हो जाए तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। तुम सबकी मृत्यु तय है। कोई सपनों में मरेगा, कोई चूहों की बीमारी से। यह विधि मूल रूप से बिना शरीर वाली आत्मा को बलि बनाकर पुराने राजा की आत्मा पर प्रयोग करने के लिए थी। लेकिन भाग्य का खेल देखो, अब वही पुनर्जीवन विधि मेरे अपने ऊपर लागू हो गई। बाबा, क्या सच में कोई रास्ता नहीं बचा? नहीं, अब कुछ नहीं हो सका। तुम मुझे इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे खून की एक बूंद मेरे शरीर पर गिरी थी। ये भ्रम नहीं है, मैं पूरी तरह भड़क उठा। तेरी माँ की, तू बस कई 100 साल पुरानी सड़ी हुई लाश है। ये मत सोच कि मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। जब मैं 17 साल का था तब मैंने तुझसे भी डरावनी चीजें देखी हैं। मुझे डराने की कोशिश मत कर। अगर अर्जुन को कुछ हुआ ना तो मैं तेरी लाश फिर से खोदकर बाहर निकालूंगा। पहले तेरी सड़ी हुई चमड़ी काटकर सुअरों को खिलाऊंगा, फिर तेरी हड्डियां पीसकर मिट्टी में मिला दूंगा और आखिर में तेरी हड्डियों का चूरा आटे में मिलाकर बन बनाऊंगा, फिर उन्हें कुत्तों को खिलाऊंगा। तांत्रिक बाबा अचानक हल्का सा मुस्कुराया। छोटे साधक, तुम क्रोध में अंधे हो चुके हो। यह स्थान मैंने वर्षों की साधना से बनाया था। इसे स्वर्ग और पाताल के संगम जैसा कहा जा सकता है। लोमड़ी, आत्मा की विधि अब पूरी हो चुकी है। अब उस शरीर का कोई उपयोग नहीं रहा। तुम उसके साथ जो चाहो कर सकते हो। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसी पल माहौल अचानक डरावना हो गया। भोर का समय निकट है और जिस युवती पर मृत्यु का श्राप लगा है उसकी आत्मा अब शरीर छोड़ने वाली है। नहीं, ऐसा मत करो, मैं पागलों की तरह चिल्लाया, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वो बस सफेद झाग उगलते पानी पर धीरे धीरे चलता हुआ कुंड से बाहर जाने लगा। तभी मैंने पानी के भीतर कुछ देखा। एक हाथ, एक सूखा हुआ काला हाथ अचानक पानी से बाहर निकला और उसने तांत्रिक बाबा का दायां पैर पकड़ लिया। पहली बार उसके चेहरे का रंग बदला, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दिया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि धड़ाम, उस हाथ ने उसे पूरी ताकत से पानी के अंदर खींच लिया। पूरा कुंड उबलने लगा। मैं वहीं खड़ा पानी को घूरता रह गया। मुझे समझ ही नहीं आया अभी हुआ क्या था। करीब 10 मिनट बाद मैं अचानक घुटनों के बल बैठ गया और उस गर्म पानी के कुंड के सामने लगातार माथा टेकने लगा। 1 बार, 2 बार, 10 बार। मैंने लगातार कई बार सिर जमीन पर पटका। मुझे वापस जाने से डर लग रहा था। मैं सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि मोबाइल खोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे डर था कहीं कोई बुरी खबर न मिल जाए। उस वक्त मैं बस कछुए की तरह किसी कोने में छिप जाना चाहता था। मैं वहीं बैठा धूप सेंकता रहा दोपहर होने तक। तब जाकर मैंने हिम्मत की और अस्पताल की तरफ गाड़ी मोड़ी। जैसे ही मैं पहुंचा, मुकेश भागता हुआ आया। पागल, तू कहाँ चला गया था? अर्जुन जाग गया। मैं एक पल के लिए जम गया। क्या अर्जुन होश में आ गया? सच में? तू मुझे झूठा समझता है क्या? वो सच में उठ गया। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं भागते हुए कमरे तक पहुंचा। दरवाजा खोलते ही पूरा कमरा लोगों से भरा था। कैसा लग रहा है? हमें पहचान रहे हो? अब भी दर्द हो रहा है? अर्जुन ने कमजोर आवाज में कहा। अगर मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा तो किसे पहचानूंगा? बस करो वीर, उसे ज्यादा बोलने मत दो। गुरुजी ने धीरे से कहा। डॉक्टर ने कहा है अभी उसका शरीर बहुत कमजोर है। हाँ, अर्जुन को ज्यादा आराम करना चाहिए। उसी समय डॉक्टर अंदर आए। सारी जांच लगभग पूरी हो चुकी है। मरीज के शरीर के सारे संकेत अब सामान्य हो रहे हैं। ईमानदारी से कहूँ तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं। गुरुजी ने तुरंत धन्यवाद कहा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। असल में आप लोगों की कोशिशों की वजह से ही ये संभव हुआ। हमने तो बस अंदाजा लगाया था, हमें खुद कोई भरोसा नहीं था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये चमत्कार जैसा मामला है। उन्होंने रिपोर्ट देखते हुए कहा, संभवतः ये किसी अज्ञात प्रकार की तेज चूहे वाली महामारी थी, क्योंकि इसमें गहरी बेहोशी और त्वचा के नीचे खून जमने जैसे लक्षण थे। लेकिन बीमारी जितनी तेजी से आई उतनी तेजी से चली भी गई। अगर ये खून या दिमाग वाली गंभीर महामारी होती तो हालत इतनी जल्दी नहीं बदलती। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। अब मरीज को कुछ दिन आराम की जरूरत है। हल्का खाना दीजिए और ध्यान रखिए कि कोई बात की बीमारी न उभरे। अगर सब ठीक रहा तो लगभग 1 हफ्ते बाद इसे छुट्टी मिल जाएगी। डॉक्टरों के जाने के बाद गुरुजी ने राहत की सांस ली। वीर, ये दोनों डॉक्टर कल रात विक्रम ने बुलवाए थे। उन्हें खास तौर पर शहर से लाया गया था। ये इस बीमारी के विशेषज्ञ हैं। तरबूज सिर वाले ने। मैं कुछ पल चुप रहा। मेरे मन में आया कि ड्रैगन गुफा में जो हुआ वो सब बता दूं, लेकिन फिर मैंने कुछ नहीं कहा। अर्जुन बच गया था। अब पीछे की वजह क्या थी? क्या सच में वो जानना जरूरी था? कमरे से बाहर निकलने के बाद मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर आखिरकार विक्रम को फोन लगाया। धन्यवाद किस बात का? अस्पताल, डॉक्टर, सब इंतजाम करने के लिए। जो भी हो, मैं तुम्हारा एहसान मानता हूँ। फोन के दूसरी तरफ से हंसी आई। तो अब मानता है कि तू निकम्मा है? मैंने गहरी सांस ली। हाँ, मैं मानता हूँ। सुन, मैंने ये सब तेरे लिए नहीं किया। तेरी यहाँ कोई इज्जत नहीं है। मैंने ये अपने धर्म पिता की बात मानकर किया है। वो गुरुजी से रिश्ता खराब नहीं करना चाहते और वो मोहन, मैंने उसके बारे में पता करवाया है। उत्तर के इलाके में उसका बहुत खौफ है और वो गुरुजी का सबसे भरोसेमंद आदमी भी है। जब वो इतना आगे बढ़ चुका है तो हमारी तरफ से भी जवाब देना जरूरी था। फोन पर कुछ पल चुपी रही। फिर विक्रम बोला, धर्मपिता सही कहते हैं। हम जैसे लोग जब इस मुकाम पर पहुंचते हैं तो दुश्मनी से ज्यादा शांति जरूरी हो जाती है। इज्जत हमेशा दोनों तरफ से दी जाती है। हम आगे गुरुजी से दुश्मनी नहीं चाहते और चाहते हैं कि तू हमेशा हमारे बीच का आदमी बना रहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं धीरे से बोला, कभी कभी जिंदगी ऐसी होती है, एक कदम आगे बढ़ाओ तो तूफान खड़ा हो जाता है और एक कदम पीछे हटो तो सब शांत हो जाता है। अबे, विक्रम अचानक भड़क गया। तू मुझे ज्ञान दे रहा है? जुबान संभाल कर बात कर। इतनी देर से मैं तुझसे सीधे तरीके से बात कर रहा हूँ और तू अभी भी अकड़ दिखा रहा है। मैं भी गुस्से में आ गया। हाँ, मैं तेरा एहसान मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू हमेशा मुझसे ऐसे बात करेगा। फोन के दूसरी तरफ से जोर की आवाज आई, अगर दम है तो सामने आ, हम दोनों लड़ेंगे, देखते हैं पहले कौन मरता है। ठीक है, मैं भी चिल्लाया। मैं डरता नहीं। समय बता। आज रात द ग्रैंड होटल में।
अगर हिम्मत है तो अकेला आना, किसी को साथ मत लाना। आज फैसला होगा, मरेंगे या जिएंगे। ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।